एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के एक्सपर्ट कमेंट्स पर। आदर्श नगर एक ऐसा इलाका है जहां व्यापारी वर्ग के काफ़ी लोग हैं और जो पंजाबी लोग हैं जो माइग्रेट होकर आए थे किसी समय पाकिस्तान से, उनका बाहुल्य है और उनका दुकान व्यापार और इसमें काफ़ी योगदान है। तो जो अभी विधायक अशोक परनामी जी, वो पहले मेयर भी रहे हैं, तो उनका अपना जनसंपर्क है और वो पूरे 5 साल एक्टिव भी रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से चूंकि एक तरफ से खाली मैदान है, माहिर आजाद जी ने दोबारा चुनी ली, पिछली बार प्रतिद्वंदी थे उनके परनामी जी के। इस बार कोई ऐसा नाम सामने नहीं है, क्योंकि माहिर आजाद को दिया था और माइनॉरिटी के थे, इसलिए कांग्रेस चाहेगी कि एक बार किसी माइनॉरिटी को वापस दिया जाए। जो शहर में है कॉन्स्टिट्यूंसी जयपुर शहर इलाके में, उसमें एक सीट उनको माइनॉरिटी को देनी होगी, चाहे जीते या हारे। तो जो दावेदार हैं उनमें कोई ऐसा सशक्त नाम नहीं है जो पूरे 5 साल सक्रिय रहा और टुकड़ों टुकड़ों में लोग एक्टिव रहे हैं। तो कांग्रेस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी उस इलाके में जहां अभी बीजेपी का विधायक है। अशोक परनामी चूंकि अभी बीजेपी का जो प्रादेशिक नेतृत्व है उसके उनके अच्छे संबंध भी हैं, वो दिखते भी रहे हैं और चूंकि वो सीटिंग विधायक है इसलिए उनका टिकट कोई काटेगा नहीं। वहाँ पे व्यापारियों के अलावा माइनॉरिटी का भी एक वर्ग है, कुछ जो कच्ची बस्तियाँ भी उसमें शामिल हैं, मेहनत का स्वर्ग के लोग भी हैं। तो कांग्रेस का जो फोकस रहेगा वो ज़्यादा फोकस उस पर रहेगा जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो बाहर से माइग्रेट होकर आए हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो उनके लिए पारंपरिक वोट हो सकते हैं। इसमें SC ST माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। सभी राजनीतिक पार्टी और राजनेता सोशल नेटवर्किंग साइट्स को तरजीह दे रहे हैं, तो आप आज के दौर में से कितना प्रासंगिक मानते हैं? देखिए, ये सबसे अच्छा साधन है और इजी साधन है। आप सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं सकते, सबसे व्यक्तिगत आप अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, जबकि आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं जो जनता तक पहुंच सकती है। ये एक सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक साधन है इंटरेक्शन का। आप भी फेसबुक अकाउंट से जुड़े हुए हैं और करीब 7000 लोगों ने आपके अकाउंट को लाइक किया है, तो आपको क्या लगता है कि कई युवा वोट बटोरने का एक जरिया है, या फिर कह सकते हैं कि लोगों से सीधा संवाद करने का जरिया? किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप इसे वोट बटोरने से कहेंगे तो मैं उससे सहमत नहीं हूँगा। हमारा एक ही मकसद है कि जिनसे हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते उनसे हमारा इंटरेक्शन हो। आज जनता को अपने जनप्रतिनिधि से हर बात जानने का अधिकार है, उसको पूछने का अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी उसको बताने का अधिकार है। तो ये फेसबुक के माध्यम से हम उनसे इंटरेक्शन कर पाते हैं। अभी मैंने जस्ट शुरू ही की है तो 7000 प्रशंसक मेरे हो गए, 5000 मेरे फ्रेंड्स बन गए। तो मुझे अच्छा लगता है वो जब मेरे से प्रश्न करते हैं और मैं उनको उत्तर देता हूँ, वो मेरी कुछ प्रशंसा भी करते हैं तो मेरी कुछ कमियां भी बताते हैं। तो निश्चित रूप से जो कमियां बताएंगे उन कमियों को दूर करूंगा, और जो मेरी प्रशंसा करेंगे उससे मुझे लगेगा भी जो मैं काम कर रहा हूं उस काम की पहचान बन रही है। पहले विधायक कोष की राशि 1 करोड़ रुपए थी और अभी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जिस तरह से 2 करोड़ रुपए करी है राशि, तो आपको लगता है कि विकास के लिए पर्याप्त है राशि? देखिए, मैंने कहा ना, ये राशि बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, और कम से कम जिस विधायक की सरकार नहीं है उसके लिए तो बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम पहले 80 लाख मिलते थे, फिर उसके उन्होंने 1 करोड़ किया, उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2 करोड़ किया। अब 2 करोड़ से मैं मेरे 2 लाख मेरे वोटर्स हैं, 2 लाख वोटर्स को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूं जब तक कि सरकार मेरा सहयोग नहीं करे। और ये एक बहुत ही दुखद बात है कि इस समय जो राजनीति चल रही है उसमें भेदभाव बहुत अधिक है। इसलिए जो विधायक कोष की जो राशि है, बल्कि इसको बढ़ाना चाहिए, इसको कम से कम 5 करोड़ करना चाहिए। ये पैसा भी तो जनता के विकास में ही खर्च होता है, विधायक को अपने घर पे तो रखता नहीं है, इसको जनता के विकास के लिए खर्च, जनता की समस्याओं के लिए खर्च होता है। आज मुझे जो 2 करोड़ मिला उसी के कारण मैंने जनता की पानी की समस्या का समाधान किया, या जहां पे सड़क टूटी वहां पे सड़क निर्माण की बात मैंने की। तो उस पैसे को मैंने जनता के लिए मैंने खर्च किया है। हम तो केवल मात्र उस पैसे के कस्टोडियन है, परंतु एक हमें अधिकार मिल जाता है कि हम उस पैसे को जनता के पक्ष में खर्च सकें, क्योंकि हम जनता के बीच में घूमते हैं, जनता के बीच में जाते हैं,
जनता अपनी समस्या बताती है और उस समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए तो हम जनप्रतिनिधि कैसे? तो हम इस पैसे से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कम से कम 5 करोड़ की राशि इस विधायक मद में सरकार को देनी चाहिए। फडणवीस जी, आपने अब तक विधायकों से कितनी राशि अपने क्षेत्र की जनता के लिए खर्च की है? देखिए, मेरे इसको जितनी भी राशि सेंक्शन हुई है वो मैंने पूरी खर्च कर दी। खाली अभी जो इस वर्ष में मुझे 2 करोड़ रुपए राशि जो मुझे मिली है उसमें भी मैंने 25% तो मैंने खर्च कर दी और 75% के मैंने कार्यादेश मैंने मेरी तरफ से जारी करके सरकार के पास भिजवा रहा हूँ, ताकि ये मेरा काम मेरे चुनाव से पहले धरातल पे आ जाए। आगामी चुनाव में आप किन किन मुद्दों के साथ जनता के सामने जाना चाहेंगे? देखिए, आगामी चुनाव में मेरे द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के जाऊंगा। मैं 4.5 वर्षों तक मेरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूं। चुनाव के टाइम में नहीं जा रहा हूं, मैं 4.5 वर्षों तक जनता के बीच में रहा हूं। उनके दुख में, उनके दर्द में और उनके सुख में मैं उनके साथ रहा हूं और उनकी जो भी समस्याएं मेरे सामने आई या मैं जाकर के जो मैंने समस्याएं देखी हैं उन समस्याओं का मैंने समाधान भी किया है। और आगे जो काम अभी इस सरकार के माध्यम से हम नहीं करा पाए, जैसे कि मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैंने वायदा किया था कि जो भी हमारी आगरा रोड की जितनी भी कॉलोनियां हैं इनको मैं निश्चित रूप से रेगुलराइज कराऊंगा। परंतु वो इकोलॉजिकल जोन में आ रही थी। इकोलॉजिकल जोन में आप उसको रेगुलराइज नहीं कर सकते। तो जब मास्टर प्लान बना तो मैंने इस बात को उठाया जेडीए में कि जहां पर हजारों की संख्या में मकान बन गए, लोग रह रहे हैं, तो वो इकोलॉजिकल जोन नहीं हो सकता। लिहाजा इसको आप रिहायशी में कन्वर्ट करें। और उन्होंने मेरी बात को सुना, मेरी बात को माना और इकोलॉजिकल जोन से हटा करके उन्होंने मास्टर प्लान में इसको रिहायशी कर दिया। परंतु एक हाई कोर्ट का उसमें स्टे चल रहा है। जैसे ही वो स्टे हटेगा निश्चित रूप से उन पूरी कॉलोनियों को हम नियमितीकरण करके उनको पट्टे देंगे। इसके साथ साथ मैंने सड़कें तो वहाँ निर्माण करवा दी थी, परंतु वहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं है, वहाँ पर नालियों का निर्माण नहीं है। यदि आगे हमारी सरकार आएगी और पक्का सरकार आएगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर सीवर लाइन का, नालियों का निर्माण करूँगा। और जो बीसलपुर की परियोजना वहाँ पर नहीं है, बीसलपुर का पानी आप दाहिने आगरा रोड के दाहिने हाथ में तो दे रहे हो, को नागोरियन में, वहाँ तो आपने प्रोजेक्ट स्वीकार कर दिया। वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है या भाजपा का विधायक है, इसको आपने नहीं जोड़ा। तो मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया, मुख्यमंत्री से जाके मिला, मंत्री से जाके मिला कि मैंने कहा ये भेदभाव राजनीति में अच्छा नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने अधिकारियों को लिखा कि इसके भी आप डीपीआर बनाइए और बीसलपुर का पानी इधर भी दीजिए। तो अभी तो डीपीआर बन रही है, परंतु निश्चित रूप से आगे चुनाव आएंगे। चुनाव के बाद बीसलपुर का पानी आगरा रोड, विजयपुरा और सुमेल पंचायत में ले जाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। फडणवीस जी, कोटेवाली की बगीची है जहाँ पर सन 1971 से नियमन नहीं हुआ। वहाँ के लोग मानसिक तनाव में रहते हैं कि कभी भी उनको डर रहता है कि हम बेघर हो जाएंगे। आप विधायक हैं लेकिन फिर भी आपके होते हुए भी ये स्थिति क्यों बनी हुई है? अब इस बारे में आप उनसे इंटरव्यू लेके आइए, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं जब मेयर था तब भी मैंने इसमें काम किया था। उसके पश्चात अभी जो कैंप लगे तब भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया। ये लैंड कमर्शियल थी, इसको मैंने अखबार में यहाँ पे रिक्वेस्ट करके इसका कन्वर्जन मैंने रेजिडेंशियल में करवाया। अब केवल मात्र इसमें एक ही समस्या आ रही है, कोई हाई कोर्ट में इसमें केस चल रहा है। जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसको भी मैंने डायरेक्टर लॉ से मिल करके मैंने उसको इसका हल बताया। मैंने उससे ये कहा कि जिस कॉलोनी में आप नियमितीकरण करने जा रहे हैं उसका इसमें हाई कोर्ट में कोई विवाद नहीं है, विवाद उसमें है जिसमें हम नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं, मुझे 100% पूरा विश्वास है कि गोटे वाली बगीचे के पट्टे मैं जल्दी ही जारी करवा दूंगा। नहीं, इस बार आप कह रहे हैं कि जारी कर देंगे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बात की जाए, पिछली बार भाजपा की सरकार थी, आप मेयर थे, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आप ही की पार्टी के थे, कालीचरण जी विधायक थे, तब भी नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों चल पा रही है? देखिए, गोटे वाली बगीची का बिल्कुल एक केस डिफरेंट था। पहले ये जयपुर विकास प्राधिकरण में ये स्कीम थी, नगर निगम में ये स्कीम नहीं थी। मेरे पास इन्होंने अप्रोच किया था, मेरे ही कार्यकर्ता वहाँ पे रहते हैं। फिर मैंने इस फाइल को नगर निगम में मंगवाया था और मैंने पूरा उसको प्रोसेस में डाला था
उस प्रोसेस का ये नतीजा है कि आज हम इनको पट्टे देने की स्थिति में आ गए हैं। अभी 3 महीने पूरी हमने मशक्कत करी है इस पे। आप यदि मैं कहूं तो उसमें कोई बात नहीं, आप वहां के लोगों से ये पूछो कि विधायक महोदय ने आपको पट्टे दिलाने के लिए कितना प्रयास किया और कहां-कहां जहां हैजर्ड्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उनको किस प्रकार से मैंने दूर किया। निश्चित रूप से हम लोगों ने सर्वे किया, वहाँ के लोगों ने बताया कि ये काम नहीं हो पाया, तो उम्मीद कर सकते हैं वहाँ की आपकी जनता, आपके क्षेत्र की जनता ये उम्मीद कर सकती है कि आपका ये जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले उनको नियमन मिल जाएगा। मैंने कह दिया ना 99.99% उनको पट्टे मिल जाएंगे। अभी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, जहाँ पर जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, चेतना कच्ची बस्ती है, नायका ताला है, मतदाता नगर है, नायकोवा डिबा कच्ची बस्ती है। तो इन कच्ची बस्तियों का बाकी जो विकास अभी उस लेवल पे नहीं है, इन लोगों को जो स्लम एरियाज में उन लोगों का मुख्य धारा में अभी पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए। तो क्या कारण है कहीं ना कहीं कि राजनेता या राजनीतिक पार्टियां इनका इस वजह से विकास नहीं करना चाहती कि अगर विकास हो गया तो हमें वोट कौन देगा, हम किन मुद्दों के साथ इनके पास जाएंगे? देखिए, ये सोच कांग्रेस की है, ये सोच भाजपा की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जब वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने कच्ची बस्ती के लिए विशेष एक पैकेज दिया था, आपको मालूम हो तो। हमारे भाजपा सरकार के टाइम पे सभी कच्ची बस्तियों में सीमेंटेड सड़कों का निर्माण हुआ था, सोडियम लाइटों की जगमगाहट हुई थी। परंतु इस कांग्रेस की सरकार ने एक भी पैसा कच्ची बस्तियों में खर्च नहीं किया, उसके विकास पे खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि कच्ची बस्तियों के विकास के लिए पैसा तो केंद्र सरकार भी देती है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत भी देती है। मुझे आज के मेयर साहब ये बता दें या जयपुर जेडीए बता दें या मंत्री जी बता दें कि जयपुर शहर के लिए जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत कितना पैसा वो लेकर के आए? एक पैसा वो लेकर के नहीं आए, जबकि हम 878 करोड़ रुपए यहाँ पर लेकर के आए थे और पूरी योजना हमने क्रियान्वित की थी। आज भी मैं, आप जवाहर कच्ची बस्ती आप चले जाओ, वहां पे आपको सीमेंटेड सड़कों का निर्माण मिलेगा, आपको वहां पे कम्युनिटी हॉल मिलेगा आपको। अभी भी मैंने 14 लाख रुपए मेरे विधायक कोटे से देके आजाद नगर कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल का निर्माण मैं करवा रहा हूँ। निश्चित रूप से प्रणामी जी, आपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है, लेकिन जो कच्ची बस्ती है वहाँ के हालात, जैसे मैं अगर बात करूँ सड़क की है, कुछ सड़कों का निर्माण पूरी तरह से नहीं है, पानी का निकास है वो सही ढंग से नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, प्रॉपर रोड लाइट नहीं है। और अगर बात की जाए कचरे की, वो लोग अभी भी कच्ची बस्ती के लोग ये तो मानेंगे कि गंदगी में ही रहते हैं। तो आप अगर ठीक है, केंद्र राज्य में आपकी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आप विधायक होने के नाते क्या 5 साल पूरे नहीं होते उनकी समस्याएं दूर करने के लिए? देखिए, मेरे पास वो मुद्दा नहीं है, लेकिन 5 साल में वो समस्या दूर क्यों नहीं हो पाई? सुनिए, आज जवाहर नगर कच्ची बस्ती सीवर लाइन से जुड़ी हुई है। किसने जोड़ा? मैंने जोड़ा। आज जवाहर नगर कच्ची बस्ती में सीमेंटेड सड़कों का पूरा जाल है, किसने किया? हमने किया। यहां तक कि आप गणेशपुरी कच्ची बस्ती चले जाएं, इंदर में आपके जो लाल डूंगरी गणेश जी हैं, निश्चित रूप से आपने काम किया है। वहां आप चले जाएं, मैंने खड़े होकर के उनको मैंने लाइट के कनेक्शन दिलवाए हैं। पर आप ये मानते हैं ना कि पूरी तरह से कच्ची बस्ती के लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अभी कच्ची बस्तियों का जितना विकास होना चाहिए, उनका भी पूरा अधिकार है कि मुख्य धारा के साथ जुड़े। अभी वो पूरा नहीं हो पाया, उसमें कुछ सरकार की भी कमी है। सरकार ने जो नियमितीकरण करना है वो नियमितीकरण करे। अब जवाहर नगर कच्ची बस्ती, अब मेरी बात सुनिए, जवाहर मेरे समय पे 12,780 पट्टे मैंने दिए थे कच्ची बस्तियों को जब मैं मेयर था। उसके बाद 4.5 वर्ष तक सरकार सोई रही, एक पट्टा नहीं दिया। अब जब चुनाव नजदीक आए हैं तो पट्टे देने के काम उन्होंने शुरू किया। अब कितने पट्टे वो दे लेंगे? पर 4 सालों में उन्होंने कोई डेवलपमेंट तो नहीं किया ना, विकास। जब पट्टे ही नहीं दिए तो विकास आप क्या करोगे? आज जवाहर नगर कच्ची बस्ती है, आज तक इसको पट्टे नहीं दिए। पट्टे क्यों नहीं दिए? कि साहब ये वन विभाग की भूमि पर है, तो आप इनको स्थानांतरित करके कहीं और बसा हुआ, वो भी आपने प्रोजेक्ट नहीं दिया। और जब वन रहा ही नहीं तो केंद्र में आपकी सरकार थी, स्टेट में आपकी सरकार है, आपने इसको बदलाव क्यों नहीं किया? हमारी सरकार आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसका हम निदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। अशोक परनामी सिविल लाइन और बिसलपुर पानी योजना जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच आने को है तैयार। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगामी चुनावी तस्वीर क्या होगी और क्या चुनावी बिसात पर खरे उतरेंगे अशोक परनामी, ये फैसला तो आपको करना है।